Welcome back guys, I'm here again with a video which is based on electrolytic cell and galvanic cell difference के साथ साथ अब मुझे डिटेल में डिस्कशन करनी है आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने वाले इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस और उसकी एप्लीकेशंस की डिटेल। तो मैंने लास्ट वीडियो को वाइंड अप किया था आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इन डाउन सेल, उसी की एक पिक्चर डायग्राम आप लोगों के सामने डिस्प्ले की है जो एक बाकायदा प्रोसेस है। दिस वन इज द एनोड, यहाँ पे क्लोरीन गैस आपको मिलेगी, यहाँ से फ्रेश सॉल्ट ऐड किया जा रहा होगा और ये फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम फ्लोराइड हो सकता है, या सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के साथ ये दूसरे सॉल्ट्स को मिक्स किया जाता है जो आप लोगों ने अपने सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। ये वहां पे डिटेल में मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको पता है ये उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। ये बेसिकली एज ए सॉल्वेंट काम करते हैं जो अदर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स किए जाते हैं, जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करके 600 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट ले आते हैं। ऑफ कोर्स ये आप लोगों के पार्ट 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, लेकिन ये यूएचएस के सिलेबस में नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा आपको बता रहा था इसकी डिटेल, बट इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन यूएचएस के सिलेबस में मौजूद है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम क्लोराइड भी मिक्स किया जा सकता है, ये भी इसकी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वही बात, ग्रेफाइट का एनोड, आयरन का बॉक्स जो कि विद ब्रिक फायर्स होगा, और ये रिंग शेप आयरन कैथोड यहाँ पे काम कर रहा होगा, और ये वो आयरन का पाइप है जिसमें आपको सोडियम मेटल डिपॉजिट होती हुई मिलेगी जो कि लिक्विड फॉर्म में ऑफ कोर्स होगी, और ये है वो सारा मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मटेरियल जो यहाँ पे फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद होगा। सो ऑफ कोर्स मेन चीज क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, एनोड पर क्या बन रहा है, कैथोड पर क्या बन रहा है। ये मेन थीम है इस इलेक्ट्रोलिसिस वाले टॉपिक में से आने वाले पेपर में क्वेश्चंस का। सो डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट काइंडली कि आपको सब्सटेंस दिया होगा एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट प्रोडक्ट विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड एंड व्हाट प्रोडक्ट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये उसी डाउन सेल को जरा डिफरेंट वे में आपके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि इस तरह की पिक्चर्स होती हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होती है, जो बाकायदा तौर पर आपको दिखा रही होगी सोडियम गैस क्लोरीन गैस का निकलना और यहाँ पे सोडियम मेटल का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड डिपॉजिट होना। ऑल दिस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन ए सेल व्हिच इज कॉल्ड डाउन सेल। इलेक्ट्रोलिसिस की नेक्स्ट एप्लीकेशन पर बढ़ रहा हूँ। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो कि नेल्सन सेल में हो रहा है, जिसको डायफ्राम सेल भी कहते हैं। ऑफ कोर्स बेटे यहाँ पे अब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होंगे कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की, जिसको मैं ब्राइन कहूंगा, और ये नेल्सन सेल में होगी। कास्टिक सोडा प्रिपेयर किया जाता है इसमें इंडस्ट्रियल स्केल पर, और कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को टाइटेनियम के एनोड और मरकरी या स्टील के कैथोड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। These electrodes are used in the Nelson cell और Caster-Kellner सेल भी इसको कहते हैं। इसको मरकरी सेल भी कहा जाता है, और ये एक टाइप है किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। और इसमें जो रिएक्शंस हो रहा है बेटा देखिएगा मैंने रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया। सोडियम क्लोराइड सॉलिड को पहले वाटर में डिसॉल्व करना है और इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें आपको एक्वियस सोडियम आयन मिलेंगे, एक्वियस क्लोराइड आयन मिलेंगे। प्रीवियस डाउन सेल में मैंने जस्ट मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज किया था, उसमें मैंने किसी भी किस्म का कोई भी वाटर ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पे मैंने वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको ब्राइन का नाम दिया जाता है। एनोड पर एनाइंस, कैथोड पर कैटाइंस। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। रिएक्शंस आपके सामने। उसी तरह क्लोराइड आयंस का कैथोड पर जाकर क्लोरीन गैस को रिलीज करना बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एट द सेम टाइम अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप लोगों को कैटाइंस भी 2 टाइप्स के मिल रहे होंगे और एनाइंस भी 2 टाइप्स के मिल रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटाइंस में आप लोगों के पास क्या मौजूद होगा, सोडियम कैटाइन के तौर पर मौजूद होगा एंड हाइड्रोजन H+ आयन एज ए कैटाइन मौजूद होगा। ऑन दी अदर हैंड एनाइंस में आप लोगों के पास क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे एंड हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होंगे। यही इस सेल की खास बात है कि इसमें एस्बेस्टोस का डायफ्राम यूज किया जाता है। आपके ज़हन में माइंड में आ रहा होगा वो 2 प्रॉब्लम्स जो फेस होते हैं नेल्सन सेल में, और उनको ऑफ कोर्स कैसे जो है वो फिनिश किया जाता है। डायफ्राम सेल लगाकर आयंस को सेपरेट कर दिया जाता है और ब्राइन का जो लेवल है वो
हाई कर दिया जाता है। ये भी प्रॉब्लम्स में थोड़े बहुत आपके साथ जरूर डिस्कस करता हूँ। देखिए ना, मेरी वीडियो का थोड़ा बहुत आप लोगों को एंटीटेस्ट से हट के भी अगर फायदा हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोशिश मेरी है कि एमडी कैट के बाद थोड़ा सा वर्कआउट एफएससी के ऊपर भी किया जाए इन्हीं वीडियो के, लेकिन वो बात की बात है, उसको बाद में देखेंगे। सो नाउ आप लोगों के पास एनोड पर क्लोराइड आयन क्यों गया, व्हाई नॉट हाइड्रोक्सिल आयन, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम में मिल जाएगी। अगर आप देखें बेटे, एनोड में आपने जो ब्राइन कंसंट्रेटेड का लेवल है वो हाई किया हुआ है एज कंपेयर टू कैथोड। तो ये जो इतना लेवल हाई है ब्राइन का, ऑफ कोर्स इसकी वजह से प्लस पॉइंट क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल आयंस का एनोड की तरफ जाना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि लेवल ऑफ द ब्राइन अगर हाई रखा जाए एनोड कंपार्टमेंट में तो हाइड्रोक्सिल आयंस का एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और द मीनवाइल आप लोगों के पास ये सेंटर में जो डायाफ्राम है ये भी अप्लाई किया गया है। ऑफ कोर्स ये डायाफ्राम क्या करेगा कि सोडियम आयन जो कैटाइंस हैं, और ऑफ कोर्स ये कैथोड पर जाकर रिड्यूस होने की तरफ जाएंगे, बट इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस। सो ऑफ कोर्स ये जो H+ आयन है यही कैथोड पर जाएंगे रिड्यूस होने के लिए अपने हाई रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर। ये जो सोडियम आयंस है ये यहीं पर डायफ्राम सेल के अंदर ही मौजूद रहेंगे, और ये यहाँ पर इस वक्त वॉल ऑफ द डायफ्राम के साथ साथ आपको नजर आ रहे होंगे। उधर रिमेनिंग में हाइड्रोक्सिल आयंस और इधर रिमेनिंग में सोडियम आयन, ये आपस में मिल करके ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या बना रहे होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा याद रख लीजिएगा, हाइड्रोक्सिल आयन को स्टॉप करने के लिए ब्राइन का लेवल एनोड कंपार्टमेंट में हाई रख दिया गया ताकि हाइड्रोक्सिल आयंस एनोड कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो ना कर सके। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता था जो मुझे जरूरी समझी। और इन द मीनवाइल सोडियम आयंस को स्टॉप करने की वजह इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल बन रहा है एज कंपेयर टू H+ आयन। तो H+ आयन विल गेट ऑफ कोर्स रिड्यूस, बट सोडियम आयंस विल लेफ्ट बिहाइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा, सोडियम कैटाइंस और हाइड्रोक्सिल आयंस मिल करके अदर प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ये आप लोगों ने सोडियम आयंस, ये क्लोराइड आयन पेपर में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरऑल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन नेल्सन सेल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ये कैथोड पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना और हाइड्रोक्सिल आयंस का प्रोड्यूस होना बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको रिडक्शन कहा जा रहा है। सो क्या 3 मेजर प्रोडक्ट्स मिली आप लोगों को इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन या सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा एज ए बाय प्रोडक्ट मिल रही है, जो मेन हमारा टारगेट भी था। मुझे इसको बाय प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, प्रोडक्ट ही मेन कहना चाहिए। इसके अलावा मुझे क्लोरीन गैस मिल रही है और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पर जा रही होगी? ऑफ कोर्स एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे जा रही होगी? एनोड पर। यही पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है जिसकी मैं बात करता। ये बेटे आपके सामने उस सेल की एक डायग्राम जिसका भी रिएक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। यू आर डेफिनेटली सीइंग हियर कि दिस वन इज द क्लोरीन गैस जो आप लोगों के पास, एंड ऑफ कोर्स कैथोड वाले कंपार्टमेंट के हवाले से आप लोगों को और एनोड वाले कंपार्टमेंट के हवाले से बता रहा हूँ। ये हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पर जा रही होगी, ये आप लोगों के पास कैथोड है। किस चीज का बना हुआ है जनाब? कैथोड। और एनोड ये ब्रेजेन में रखना है। ये आपके पास सिंपल सेंटर में कार्बन का बना हुआ एनोड होगा, और इस कार्बन के बने हुए एनोड के साथ आप लोगों को कौन सी गैस इवॉल्व होती हुई दिखा रही होगी? क्लोरीन गैस। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो, ये एनोड जो कि स्टील के मैश का बना हुआ, दिस वन इज एनोड, दिस वन। और इस एनोड पर आप लोगों को कौन सी गैस दिख रही होगी? ऑफ कोर्स लेट मी, मैं कुछ गलत बोला ना? ओके, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटे, कार्बन का बना हुआ एनोड है, एनोड पर एनाइन ने जाना है, और एनाइन था हमारे पास ऑफ कोर्स क्लोरीन। तो ये क्लोरीन गैस एनोड पर गई। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन नहीं मुझे, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज नॉट एन इशू। बट ऑन दी अदर हैंड आप लोगों के पास ये है कैथोड। तो देखिए ये प्रॉब्लम हो रही थी, कैथोड।
दो एनोड तो नहीं हो सकते। द स्टील मैश कंटेनर एक्ट एज ए कैथोड। ऑफ कोर्स इंटरनेट की पिक्चर है, वहां पर भी बेटे जो है वो मिस्टेक हो सकती है, वो मिस्टेक देखने पर मुझे नजर आई, मैंने क्लियर कर दी। तो ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का डिपॉजिट होना, सो ऑफ कोर्स ये चीजें देखने पर पता चल जाती है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाने के बाद नीचे कैच बेसिन के अंदर कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट करवाता हुआ दिखाया जा रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलिसिस है कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन, जो कि नेल्सन सेल में हो रहा था, जिसके बारे में ये अभी मैंने डिटेल आपको बता दी, इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब मैं बढ़ता हूँ मेन टारगेट की तरफ। सब्सटेंस या सॉल्ट दिया हुआ है फ्यूज्ड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, और उससे एनोड और कैथोड पर बनने वाली प्रोडक्ट्स पेपर का क्वेश्चन का हिस्सा हो सकती है। एक बात तय कर लें, एनाइन एनोड पर जाएगा और ये नॉन मेटल होगी, कैटाइन कैथोड पर जाएगा और ये मेटल होगी। सो यहां पर आप लोगों के सामने अगर पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें तो पोटेशियम इज अ मेटल, और पोटेशियम मेटल ने ऑफ कोर्स बी का कैटाइन कैथोड पर जाना है, और ब्रोमाइड बीइंग एंड एनाइन एनोड पर डिपॉजिट होगा। ये आप लोगों के एफएससी के उधर भी एक टेबल दिया हुआ है बेटे, उसको भी अच्छे तरीके से याद रहेगा। इसी तरह एल्यूमिनियम ने बी का कैटाइन कैथोड पर और ऑक्सीजन ने बी एनाइन एनोड पर, ये आपके सामने डिपॉजिट शुरू हो रहा है। इस तरह बेरियम +2 और आयोडाइड I- सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, जिसका भी जिक्र हुआ, कैल्शियम +2 एंड फ्लोरीन -1। सो ये अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ, फिर वही टेबल है। अगर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है तो कैल्शियम मेटल एनोड और कैथोड, ये पेपर में सवाल आ सकता है। अब ये बीइंग अ मेटल कैथोड पर जा रही होगी और ये क्लोरीन गैस एनोड पर, सोडियम आयोडाइड का भी सेम वही केस, और लेड ऑक्साइड, ये पेपर में सवाल आ चुका है कि लेड 2 ऑक्साइड की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो व्हाट विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड एंड व्हाट विल डिपॉजिटेड एट कैथोड। एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टेबल था जो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करना चाहता था। ये एक वो ब्लंडर है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज कि इफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड is electrolyzed, then what will deposit at anode and cathode? एक तो बात तय कर ले कि सोडियम क्लोराइड को देखकर फैसला नहीं करना, उसकी कंडीशन को देखकर भी फैसला करना कि तुम्हें किस कंडीशन में दिया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। सो यहां पर सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में आयंस फ्रीली मूविंग अवेलेबल नहीं होते, तो यहां पर मुझे कह देना चाहिए नो आयंस। जल्दबाजी में फिर वही काम सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस वाला मत कर दीजिएगा। देख तो लो कि तुम्हें सोडियम क्लोराइड को सॉलिड स्टेट में दे रहा है, मोल्टन स्टेट में दे रहा है या एक्वियस स्टेट में दे रहा है। तो यहां पर नो आयंस, तो नो आयंस की बेस पर यहां पर कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट एनोड या कैथोड पर जाकर नहीं बन रही होगी। हाँ, अभी हमने बात की कि लिक्विड या फ्यूज्ड फॉर्म में होगा तो आप लोगों के पास सोडियम आयन मौजूद होंगे, क्लोराइड आयन मौजूद होंगे, तो कैथोड पर सोडियम मेटल एज ए लिक्विड स्टेट जारी होगी और एनोड पर क्लोरीन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो रही होगी। ये भी हमने बात किया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको ब्राइन कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयंस एज ए कैटाइन थे, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एज एन एनाइन थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारी बात तय हुई थी कि कैथोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस जा रही होगी, एनोड पर क्लोरीन गैस जा रही होगी, रिमेनिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा। ये था ब्राइन। बात आ गई सेलाइन पर, बात आ गई एक्वियस सॉल्यूशन जब डाइल्यूट हो। तो अगर डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत माइन्यूट लेवल के सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस होंगे बेटे। और याद रख लीजिएगा, अब ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। अब जो ज्यादा कंसंट्रेशन में आयंस हैं उन्होंने फ्रंट पे आकर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को आगे लेकर के चलना है। तो ऑफ कोर्स ये होंगे हमारे पास H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयंस। तो मुझे कह देना चाहिए आप लोगों को कि अगर मैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डाइल्यूट या सेलाइन की इलेक्ट्रोलिसिस या वेरी डाइल्यूट या सेलाइन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं तो मुझे कैथोड पर मिलने वाली ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस होगी और एनोड पर मिलने वाली ऑक्सीजन गैस होगी। तो स्टूडेंट्स कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यहां पर जब आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से बात बताई जा रही होगी तो हाइड्रोक्सिल आयन ने
ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइज्ड होना है, और हाइड्रोक्सिल आयंस ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ऑफ कोर्स कौन सी गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ऑक्सीजन गैस। दिस वाज द स्टोरी अबाउट ब्राइन, सेलाइन, फ्यूज्ड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म में अगर आपको सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है तो उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रही होगी। ये बाकी जो इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशंस आई है जरा थोड़ा सा एट ए ग्लांस इसको भी देखते चले जाएं। एक मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा, जो भी हम लोगों ने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया सोडियम क्लोराइड से, और एल्यूमिनियम मेटल को आप लोग जो है वो बॉक्साइट से और क्रायोलाइट वगैरह से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू होगा। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम अगर प्रिपेयर किया जाएगा ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाएगा। इसमें एल्यूमिनियम को एनोड बना दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड को आप लोग एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करवाने के लिए यूटिलाइज करोगे। बेसिकली जब एल्यूमिनियम रॉड एज एन एनोड एक्ट करती है तो उसके ऊपर ये जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है, तो इस ऑक्साइड लेयर का एल्यूमिनियम के एनोड पर डिपॉजिट होने के रिजल्ट में जो आपको एल्यूमिनियम की रॉड मिलती है उसको आप एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कहते हैं। और ऑफ कोर्स ये टोटली एक कोरेजन का प्रोसेस होगा, और ये जो फ्रेशली एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है ये डाइज वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए ये एज ए कैटालिस्ट यूज की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा सरफेस एक्टिविटी मौजूद होती है ऑक्साइड लेयर की डेपोजिशन की वजह से। एक मेटल को प्योरीफाई करना है, एक मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल्स। इम्प्योर कॉपर को तुमने एनोड बना कर देना है, और वो एक थिन सी शीट होगी, और प्योर कॉपर को क्या बना दोगे आप, कैथोड। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप यूज करोगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और एटम्स ऑफ द कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर एनोड कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस। ऑफ कोर्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन करते हुए कॉपर आयंस बनेंगे, और ये एनाइंस कैटाइंस ऑफ कोर्स कैथोड पर जाएंगे, और कैथोड पर माइग्रेट करते हुए ये प्योर कॉपर पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ एनोड इम्प्योर कॉपर का मास कम होता चला जाएगा, और कैथोड प्योर कॉपर का मास बढ़ता चला जा रहा होगा। तो ऑफ कोर्स कॉपर आयंस जो वो रिड्यूस होते चले जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे, और इस तरह कॉपर एनोड प्योरीफाई होगा, इम्प्योरिटीज बाकी पीछे रह जाएगी। सेम इज द केस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आप लोगों ने एक मेटल, the electroplating is a process in which one metal is deposited at the surface of the other metal, और इसको भी of course एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाया जाएगा। कॉपर, सिल्वर, निकल और क्रोमियम प्लेटिंग is done by various type of electrolytic cells. One metal is deposited at the surface of the other metal. और अब यहाँ पर एक बात और ज़हन में रख लीजिएगा, the metal upon which the other metal has to be deposited is made cathode, and the metal which has to be deposited is made as anode. जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना है वो एनोड बनेगी, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, उसने कैटाइंस बनने हैं, और जिस पर डिपॉजिट करवाना है उसको कैथोड बना दो कि उन कैटाइंस ने उस कैथोड पर आकर डिपॉजिट होना है। ये आप लोगों को बात एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू भी समझाई जा सकती है, जिस तरह बेटे मैं अभी आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था। कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी हो तो आप लोग इम्प्योर कॉपर को ऑफ कोर्स यहाँ पे एनोड बनाओगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए, और इस इम्प्योर कॉपर से कॉपर के कैटाइंस बनेंगे बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन कैटाइंस ने ऑफ कोर्स कैथोड वाले कॉपर पर जाकर डिपॉजिट होना है। तो यहाँ पर ये कॉपर आयन जब डिपॉजिट होंगे तो कैथोड का मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा प्योर कॉपर के डिपॉजिट होने की वजह से, और ये एनोड का मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप लोगों ने प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करवानी हो तो एनोड इम्प्योर मेटल होगी और कैथोड प्योर मेटल होगी, और अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी हो तो विच मेटल हैज टू बी डिपॉजिटेड उसको एनोड बना दिया जाएगा, इसलिए उस कैटाइंस के अंदर कन्वर्ट होना है, और कैटाइंस को फिर ऑफ कोर्स कैथोड पर जाकर दूसरी मेटल के सरफेस पर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। दिस वाज द स्टोरी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो स्टूडेंट्स याद रख लीजिए बात कि आप लोगों ने जब भी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है या उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है तो एक बात ध्यान में रखनी है कि पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एनोड पर बनने वाली क्या प्रोडक्ट और कैथोड पर बनने वाली क्या प्रोडक्ट। ज्यादातर पेपर में यही सवाल आता है।
जरा मैंने ज्यादा एलेबोरेट करके इसको एक्सप्लेन कर दिया। और ऑफ कोर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ए गैल्वानिक और वोल्टिक सेल, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे डिस्कस की जाती है। सो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल इन डिटेल, एंड पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी